जब एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला दूसरी संवैधानिक संस्था की मुखिया से संविधान को बचाने की गुहार लगाने लगे, लोकतंत्र और न्यायपालिका को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगे, तो कल्पना करिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जी हां, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने आमने सामने नजर मिलाकर वो कह दिया है जो कहने की हिम्मत 150 करोड़ की आबादी में गिने चुने लोगों के भीतर बची है। और उन्होंने ये भी कहा, विस्तार से नहीं कहूंगी, बस बचा लीजिए, बहुत हो गया। लेकिन जो कहा है वो अपने आप में बहुत ही भारी भरकम है। उस भारी भरकम को चर्चा में शामिल करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे एक बड़े सवाल की, और वो सवाल ये है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, यानी इस देश को कौन चला रहा है, मुखिया कौन है। आप कहेंगे कि अंबुज कुमार जाड़े में सठिया गए हैं क्या? यह कैसा सवाल हुआ? दुनिया जानती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो फिर यह सवाल है गलत हुआ। अगर आपको भी यह सवाल गलत लग रहा है तो थोड़ी देर ठहरिए, पता चल जाएगा कि नाम का प्रधानमंत्री कौन है और काम करता हुआ कौन दिख रहा है, यानी आपके साथ कौन खड़ा है। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे भारत की जनता खुद अपनी किस्मत और भविष्य खराब कर रही है। एक तरफ दुनिया भर में भारत की जिस बुराई की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ उसी बुराई में भारत अपना भविष्य ढूंढ लेता है, यानी भारत की जनता अपना भविष्य देखने की कोशिश करती है। मसला महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों से जुड़ा हुआ है। इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, क्योंकि एक जानी मानी महिला पत्रकार की कथित हत्यारे को जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि बना रही है। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बंगाल की बात बतिया लेते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। आज कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और पश्चिम बंगाल की चीफ ममता बनर्जी आमने सामने थे, और मौका मिलते ही बंगाल की दीदी ने चौका मार दिया। उन्होंने विस्तार से बोलने की बजाय यानी कम शब्दों में चीफ जस्टिस से कह दिया कि भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत की न्यायपालिका और भारत के इतिहास तथा भूगोल को आपदा से बचा लीजिए, ये सब भयंकर संकट में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस से कहा कि देश के लोगों को जांच एजेंसियों के द्वारा गलत तरीके से टारगेट किए जाने से भी बचाइए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आजकल मामलों के निपटारे से पहले मीडिया का ट्रायल करने का चलन है, इसे भी रोकना होगा। तो कुल मिलाकर एक कार्यक्रम में बंगाल के मुख्यमंत्री जैसे ही चीफ जस्टिस के सामने बोलना शुरू करती हैं तो उन्होंने देश को इन समस्याओं से बचाने का चीफ जस्टिस से आग्रह कर दिया। बाकी आप तो जानबे करते हैं कि इन सब का रिजल्ट क्या होने वाला है। हुजूर की अदालत से अब तक सत्ता और सत्ताधारियों के लिए कोई भी फैसला नहीं निकला, बल्कि बार बार राहत, फायदा, बड़ा बड़ा फायदा निकलता हुआ दिखता है। और चाहे बात सत्ता की हो या फिर सत्ता के परम मित्र की, सेठों की, सबके लिए खूब फायदा निकलता है। मगर बात उस परिस्थिति की है कि जब एक राज्य की मुख्यमंत्री को देश के चीफ जस्टिस से गुहार लगानी पड़ती है कि हुजूर देश को बचा लीजिए। पता नहीं आप लोग इस सिचुएशन को कितना गंभीर मानते हैं, मगर यह आपातकाल की बात होनी चाहिए जब एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई राज्य की मुख्यमंत्री न्यायपालिका की मुखिया से संविधान, लोकतंत्र और खुद न्यायपालिका को बचाने की गुहार लगाएं। वैसे यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस से लोकतंत्र को बचाने का अनुरोध किया। साल 2022 में भी एक दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उस वक्त के चीफ जस्टिस यू ललित उपस्थित थे, और ममता बनर्जी ने उनसे भी लोकतंत्र के दमन पर चिंता व्यक्त किया और चेतावनी दिया कि देश में जो परिस्थितियां हैं इससे तो राष्ट्रपति वाली प्रणाली स्थापित हो जाएगी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस से उन्होंने गुहार लगाया कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे की रक्षा सुनिश्चित करिए। ममता बनर्जी ने 3 साल पहले भी सरेआम कह दिया कि लोकतांत्रिक सत्ता का एक विशेष वर्ग सब कुछ हथिया लेना चाहता है। उस दौरान उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या मीडिया वाले किसी को गाली दे सकते हैं, क्या वे किसी पर यूं ही आरोप लगा सकते हैं? हमारी प्रतिष्ठा ही हमारी इज्जत है, इज्जत लुट गई तो सब कुछ लुट गया। अब आप लोग जरा पता लगाइए कि देश के तमाम राज्यों में जितनी भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर वैसे भी जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने कितनी बार न्यायपालिका से सवाल पूछा, कितनी बार खुले मंच से इस तरह की बातें कही। सीधे सीधे देखें तो बंगाल के मुख्यमंत्री ने गुजराती जोड़ी को अब तक सबसे ज्यादा, सबसे करारा जवाब दिया है। चाहे बात जांच एजेंसियों की गुंडई की हो, चाहे उनके किसी अन्य हथियार पर हमला करने की बात, ममता बनर्जी ने हमेशा डायरेक्ट हिट मारा है। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला नहीं लगता, लेकिन एक दस्तक जरूर होती है। हमारे कुछ प्रिय दर्शक कभी कभी झल्ला के फोन करते हैं और कहते हैं कि आप रोज रोज ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर लाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, इससे क्या बदल रहा है, बदल क्या रहा है?
और मेरा जवाब वही होता है कि बदल यही रहा है कि आपको जानकारी मिल रही है और आप इतने जागरूक हो रहे हैं कि पलट के फोन करके हमसे पूछ रहे हैं। आपकी जागरूकता ही हमारा लक्ष्य है। हमारा काम किसी से सवाल करके उसकी आलोचना करके उसको कुर्सी से हटाना नहीं है, बल्कि देश की जनता को जागरूक करने का है। हटाने बिठाने का काम आपका है। जो हो रहा है, जो होना चाहिए, जो दिखाया जा रहा है और उसके पीछे जो छिपाया जा रहा है, ये बताना, दिखाना, समझाना हमारी जिम्मेदारी। बाकी जब लोग जागरूक होंगे, गोदी मीडिया के चंगुल से निकलेंगे, तो इतिहास बदलता है, बदलेगा। उधर भारत के प्रधानमंत्री भी इतिहास बदल रहे हैं, मगर जानते हैं कैसे? कुछ करके नहीं, बल्कि बिना कुछ किए। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ऐसा काम किया है जिसके बाद सवाल पैदा हो गया कि देश का असली प्रधानमंत्री है कौन। मगर इस सवाल पर और इसके जवाब पर आने से पहले मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपकी नजर में लाना चाहता हूं। अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। पत्रकार और समाज सेवी गौरी लंकेश का नाम याद है कि भूल गए? 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक में उनके घर के ठीक बाहर उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को जागरूक करने का काम करती थी, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछती थी। उनकी हत्या को 8-9 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुकदमा अभी भी तारीख पे तारीख वाले झूले में झूल रहा है। गौरी लंकेश की हत्या में 17 लोग आरोपी थे। उनमें से एक था श्रीकांत पंगारकर। हाल ही में महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव हुए, इसमें जालना नगर निगम से पंगारकर को चुनावी जीत मिली है। इस व्यक्ति को 2621 वोट मिले और उसने बीजेपी के उम्मीदवार को कुछ वोटों से हरा दिया, लगभग 150 वोटों से। यानी देश की एक जानी मानी महिला पत्रकार के हत्या आरोपी को महाराष्ट्र की जनता ने अपना पार्षद चुना है। पंगारकर पूर्व में शिवसेना का पार्षद रह चुका है। फिर से ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में जाने का प्रयास कर रहा था, मगर हत्या आरोपी होने के कारण मामला अटक गया। लेकिन जनता ने उस अटके हुए मामले को आगे बढ़ा दिया। सोचिए कि जो देश के बारे में सोचती थी, देश के लिए काम करती थी, ऐसी महिला पत्रकार की हत्या को 8-9 साल गुजर गए, अब तक न्याय नहीं मिला और आरोपियों को सजा नहीं मिली। जांच के लिए सरकार ने एक एसआईटी बनाया। एसआईटी ने 2018 में ही 650 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया। नवंबर 2021 में आरोप तय हुए, 2022 में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया। बताया जा रहा है कि अभियोजन दस्तावेज 9000 से भी ज्यादा पन्नों का हो गया है। चार्जशीट में सनातन संस्था जैसे संगठनों का नाम आया, यानी इन संगठनों ने प्लान करके हत्या करवाया। और इतना ही नहीं, इन संगठनों की लिस्ट में देश के 26 बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्हें ये लोग मारना चाहते थे और कुछ को तो पहले ही हत्या कर चुके थे। इन सब के बीच सितंबर में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पंगारकर को जमानत दे दिया और 2025 की शुरुआत तक कई अन्य आरोपी भी जमानत पर रिहा हो गए। अब जरा कल्पना करिए, यहां मुकदमे में देरी के आधार पर हत्या के आरोपियों को जमानत मिल जाती है इस मामले में, मगर जब उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मिलाड़ लोग कह देते हैं कि खाली मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत नहीं दे सकते, गंभीर मामला है। जबकि वहां अब तक मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ और 5-5 साल से वो लोग जेल में हैं, सिर्फ आरोपों के आधार पर। तो भैया ये हाल है देश की न्यायपालिका का, और दोषी न्यायपालिका को ही खाली नहीं ठहराया जाना चाहिए। मूल दोष में आप हैं, यानी जनता है, हम भी हैं। वरना सोचिए, जिस सीट से एक हत्यारोपी चुनाव जीता है, उसी सीट पर कुछ अच्छे उम्मीदवार भी तो रहे होंगे। बेशक वो हरिश्चंद्र के रिश्तेदार नहीं होंगे, मगर कम से कम हत्यारोपी नहीं रहे होंगे। तो जब आप अपना सेवक ही गुंडा, बदमाश और हत्यारोपी चुनेंगे तो समाज सुधरेगा कैसे? और बात सिर्फ महाराष्ट्र के एक छोटे से चुनाव की नहीं है, देश भर में अब तो ऐसा लगता है कि हर एक राजनीतिक पद केवल अपराधियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। उनमें से कुछ अपराधियों का नाम खुलकर बदनाम होता है, यानी वो बाहर से दिखने वाले अपराधी होते हैं, और कुछ मानसिक अपराधी होते हैं, वो तो और भी खतरनाक है। लेकिन हर बार भारत की जनता बड़े से बड़े अपराधी को ही भारत का भविष्य लिखने के लिए कलम पकड़ा देती है। बहरहाल, अब आते हैं उस सवाल पर कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी हैं। अब मैं फिर से आपसे पूछता हूं, जब लखीमपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, देश की जनता के साथ अन्याय हुआ, तो उस परिवार के साथ खड़ा होने कौन पहुंचा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए? क्या बीजेपी के अन्य बड़े बड़े नेता पहुंचे? नहीं, राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां पर, और उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया वो सब भी देश की जनता ने देखा। जब एक भाजपाई मंत्री के बेटे ने किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़ा दी, उनकी हत्या कर दी कथित रूप से, तब भी पीड़ितों के साथ खड़ा कौन था? जब हाथरस में वहां की बेटी और परिवार को प्रताड़ित किया गया तो उनका दुख बांटने कौन पहुंचा? राहुल गांधी। पुलवामा के शहीदों के परिवार के साथ खड़ा कौन होता है? राहुल गांधी। देश के बुनकर, देश के गिग वर्कर, देश के किसान, इन सब के साथ खड़ा होता हुआ कौन दिखता है? राहुल गांधी। मणिपुर में आग लगती है, सालों तक एक राज्य जलता रहता है, उस मणिपुर के साथ खड़ा कौन होता है? राहुल गांधी। और तो और, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पीने से लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। सुनने में ये एक संख्या लगती है, मगर थोड़ी देर के लिए अपने परिवार के एक सदस्य को कम करके देखिए और कल्पना करिए कि आपके परिवार में यदि गंदा
गंदा पानी पीने से किसी की मौत हो जाए तो कैसा महसूस होगा, और फिर तब कैसा महसूस होगा जब जिम्मेदार लोग सवाल करने पर आपके अपनों की मौत पर सवाल हो तो उस सवाल को फोकट का सवाल बता दें और कहें कि क्या हुआ, घंटा हो गया। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय का बयान तो याद ही होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का है, स्थानीय सांसद भाजपा के हैं, स्थानीय विधायक भी भाजपा का है, मेयर भी बीजेपी का है, लेकिन जब इंदौर में जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत होती है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री भी नजर नहीं आते। उल्टे वो तो कहीं विदेशी मेहमान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं पतंग उड़ा रहे हैं, और पतंग में भी हिंदू देवता हनुमान जी को ही उड़ा दिए। हालांकि इसमें कुछ चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जो आदमी राम की उंगली पकड़ के मंदिर में लेके जा सकता है, जो आदमी राम को रास्ता दिखा सकता है, वो हनुमान को उड़ाकर उनकी डोर अपने हाथ में क्यों नहीं रख सकता, जब चाहे खींच के पटक देगा जमीन पर। यानी जिसकी डोर स्पष्ट रूप से ट्रंप के हाथों में नजर आती है वो हनुमान जी की डोर संभाले है और उनको हवा में उड़ा रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश के इंदौर में मातम पसरा रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली, वहां जाकर लोगों का दुख बांटने की फुर्सत नहीं मिली। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने त्यौहार मनाया, घूमे फिरे, फोटो खिंचाया, यहां वहां मंदिर में टाइम पास किया, और इन सब से जब फुर्सत मिली तो जिस काम में जुट गए वो उनका पसंदीदा काम है, तो उस काम पर भी आएंगे। मगर पहले ये देख लीजिए, आज राहुल गांधी इंदौर के पीड़ितों से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं प्रभावित लोगों से मिला हूं, कई परिवार के सदस्यों की मौत हुई, कुछ बीमार हैं। भाजपाइयों ने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, मगर यही इनका स्मार्ट सिटी मॉडल है। यहां पीने का पानी भी नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है ऊपर से। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल रहा है, दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है और यह सरकार का अर्बन मॉडल बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बात सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा अन्य शहरों में भी हो रहा है। लोगों को साफ पानी और हवा मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, मगर सरकार इस काम में फेल है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, साथ ही पीड़ितों को सही मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात सरकार की लापरवाही से बने। और तो और आज भी यहाँ साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ साफ पानी की व्यवस्था की जाए। जनता को साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ आवाज उठाने आया हूँ। अब आप जरा सोचिए कि पीड़ित परिवारों से मिलने की फुर्सत किसी बड़े भाजपाई नेता को नहीं मिली। वहां भी जाते हैं तो कौन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और फिर प्रधानमंत्री कोई और है। ऐसे में आपके मन में आ रहा होगा कि जब आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में गंदा पानी के पीड़ितों से मिल रहे थे तो भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, वो भी तो कुछ कर रहे होंगे। तो देख लीजिए, हुजूर अपना पसंदीदा काम कर रहे थे, यानी चुनाव प्रचार कर रहे थे, और वही पुरानी रिकॉर्डिंग बजा रहे थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में जाकर घुसपैठिया 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 की रट लगा रहे थे, कहने लगे कि टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना के गरीबों का हक छीन रही है, भाजपा सरकार बनते ही सभी घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। अब आप दर्शक जरा पता लगाइए, दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में घुसपैठिया आ गए थे, बिहार चुनाव से पहले बिहारों में घुसपैठिया आ गए, न जाने कितने लाख घुसपैठिया घुस गए थे। गोदी मीडिया से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक सब चिल्ला रहे थे, भाजपाइयों चिल्ला रहे थे। अब इन दोनों राज्यों में पता लगाइए कि भाजपा की सरकार बनने के बाद इन्होंने कितने घुसपैठियों को पकड़ा और कितनों को देश से बाहर किया। मैंने बार बार झूठ पकड़े जाने के बाद भी बेशर्मी इतनी है, चमड़ी इतनी मोटी है कि फिर से वही झूठ बोलने में तनिको शर्म नहीं आती है। प्रधानमंत्री ने मालदा से वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। इसी के साथ एक बार फिर से भारत के रेल मंत्री को रेल मंत्री तक सीमित कर दिया और अपने हुजूर प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बन गए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लोगों के साथ खड़े होने की होती है, उन्हें भरोसा दिलाने की होती है कि मैं आपका यानी इस परिवार यानी देश का अभिभावक हूं। मगर हुजूर के कार्य बताते हैं कि वो देश के कम कुछ और लोगों के कुछ ज्यादा ही अभिभावक हैं, वरना जहां जनता को समस्या होती है वहां पहुंचते। अब कह रहे हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित होने पर काम कर रहा है, इसलिए पूर्वी भारत का विकास होना जरूरी है। बंगाल की सरकार को पत्थर दिल सरकार कह रहे हैं, मगर ये नहीं बताते कि जब इंदौर में 2 दर्जन लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों को बीमार होने की खबर आई तो हुजूर वहां क्यों नहीं गए, उल्टे पतंग उड़ा रहे थे। तो उनका दिल किस चीज का बना है, पत्थर का ही बना है कि मोम का है? यदि खुद पत्थर दिल नहीं है तो पीड़ितों के पास मिलने क्यों नहीं पहुंचे? जो जिंदा है उनको साफ पानी की गारंटी जाकर क्यों नहीं देते? जिस पुलवामा के शहीदों के नाम पर उनकी लाशों को दिखा दिखाकर वोट लिया, दोबारा प्रधानमंत्री बने, उन शहीदों के परिवारों के साथ भी खड़े क्यों नहीं हुए? बंगाल की सरकार को निर्मम सरकार कह रहे हैं, मगर अपने बारे में कुछ नहीं बताते। ताजा ताजा मामला ही बता देते कि इंदौर के पीड़ितों के साथ खड़े होने में उन्होंने निर्ममता दिखाई कि निर्लज्जता दिखाई। हुजूर ने बंगाल में कहा कि मैं मालदा की बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था, टीएमसी के चहेतों के खातों में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया जो कि इसके हकदार नहीं थे, उन्हें लाखों रुपए दे दिया गया। बात सही है, यदि ऐसा हुआ है तो सवाल उठना चाहिए, मगर सवाल यह है कि हुजूर
आपने कुछ और सीएजी रिपोर्ट देखा कि नहीं? स्किल इंडिया में 12,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है। वो रिपोर्ट आपके टेबलवा पर नहीं पहुंची क्या? आयुष्मान भारत में न जाने कितने अरब रुपए के घोटाले की रिपोर्ट आती है, क्या आपने उसको नहीं देखा? नहीं देखा तो काहे नहीं देखा? सड़क निर्माण के मामले में नितिन गडकरी वाले मंत्रालय में सैकड़ों करोड़ की जो लूट की बात आई, क्या आपने वो भी नहीं देखा? बहरहाल हुजूर के फेंकम फांक की बात करेंगे तो कई घंटे यूं ही निकल जाएंगे। वैसे आप उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है असली वाला, जो जनता के साथ खड़े होने के मामले में दिखे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।